गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, फिगर ऑफ स्पीच। इससे पहले आप लोगों ने ये टॉपिक एसएससी के फील्ड में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इससे अभी तक टीसीएस एग्ज़ाम करवा रही थी, तो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते थे। लेकिन जब से वेंडर चेंज हुआ है और एडिक्विटी एग्ज़ाम करवा रही है, तब से फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 एग्ज़ाम्स में, स्टेनो और फेस 13 के एग्ज़ाम में। देखो, अभी कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले ही एक नोटिस जारी किया है एसएससी ने कि जो प्रीवियस ईयर करवाने पे उन्होंने फ़ाइन है 1 करोड़ का फ़ाइन और 3 से 5 साल की जेल। इसलिए मैं यहाँ प्रीवियस ईयर नहीं बतलाऊंगा, बल्कि अपना कॉन्सेप्ट जो है मैं वो पढ़ाऊंगा और उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। हाँ, लेकिन ये आपके आने वाले सीजीएल्स में ज़रूरी है, तो इसे पढ़ के जाना। ये फ्री के 2 नंबर्स आपको दिलवाने वाले हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटे से वीडियो में कवर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच है क्या। फिगर ऑफ स्पीच एक तरीका है अपने शब्दों को लिटरल मीनिंग ना लेकर के एक अलग मतलब में बतलाना, ताकि आपके विचार को मज़ेदार या रोचक या ज़्यादा प्रभावशाली बना सके। उदाहरण के तौर पे आप समझो, सिंपल बात में समझो, अगर मैं ये बोलूँ वो इतना प्यासा है कि वो समंदर पी जाएगा। यहाँ मैंने अभी एक शब्द बोला, वो समंदर पी जाएगा, वो इतना प्यासा है कि वो समंदर पी जाएगा। क्या ये लिटरल मीनिंग में पॉसिबल है? क्या कोई व्यक्ति इतना प्यासा हो सकता है कि वो पूरा का पूरा समंदर पी जाए? बिल्कुल नहीं। यानी मैंने इसमें एक सेंटेंस जोड़ा, वो समंदर पी जाएगा। इस सेंटेंस को ज़्यादा ही मज़ेदार बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए या प्रभावशाली एग्जीक्यूशन करने के लिए वो शब्दों को जोड़ा। इसी को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे, रमेश गुस्से में आग बबूला हो गया। क्या एक्चुअल में रमेश आग बबूला हो गया होगा? नहीं। इसका कहने का मतलब है रमेश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। यानी अब हम वाक को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बता सके, वही फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन दैट यूजेस वर्ड और फ्रेज इन ए नॉन लिटरल वे। अभी मैंने ये बताया नॉन लिटरल, उसका लिटरल मीनिंग नहीं। मैं अगर बोल रहा हूँ वो इतना प्यासा है कि वो समंदर पी जाएगा, तो उसका नॉन लिटरल मीनिंग बताना है, ना कि लिटरल मीनिंग नहीं। अगर लिटरल मीनिंग बताए तो यानी वो पूरा का पूरा समंदर पी जाएगा, ये लिटरल मीनिंग हुआ। लेकिन यहाँ बातें हो रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, वो काफ़ी प्यासा है, उसे अगर अभी पानी पीने को मिल जाएगा तो उसको सुकून मिल जाएगा, ये उसका नॉन लिटरल मीनिंग हुआ। टू मेक ए स्टेटमेंट मोर विविड, इमेजिनेटिव और इफेक्टिव, ताकि जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा रोचक लग सके, इमेजिनेटिव लग सके और इफेक्टिव लग सके। इसे एग्जीक्यूट करके दिखाया जाता है ताकि उस चीज़ों पर एम्फेसाइज किया जा सके और इमोशनल रिस्पॉन्स को इवोक किया जा सके। समझते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले ये राइटिंग, लिखने या बोलने को रोचक बनाने के लिए, राइटिंग या स्पीकिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस हो पाते हैं फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू, और वाक्य को यादगार और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। अभी समझते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लिटरल मीनिंग और फिगर ऑफ स्पीच यानी इसका नॉन लिटरल मीनिंग भी बताया गया। जैसे मैं बात कर रहा हूँ टाइम पासेस क्विकली, समय जल्दी बीतता है, ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोलो टाइम इज़ ए थिप दैट स्टील्स आवर मोमेंट, यानी समय चोर है, ये आपके मोमेंट्स को जल्दी चुरा ले जाएगा। यानी समय, अगर आप अच्छा मानो, आप कहीं पर भी पार्टी कर रहे हो, तो पार्टी कर रहे हो तो आप कितनी उन चीज़ों को कितना एंजॉय करते हो, लेकिन अच्छी चीज़ों को एंजॉय करते करते आपका समय कब बीत जाता है ये आपको पता ही नहीं चलता है। तो लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि समय काफ़ी जल्दी पास होता है। अगर मैं उसी को फिगर ऑफ स्पीच में बात करूँ तो होगा टाइम इज़ ए थिप दैट स्टील्स आवर मोमेंट। ये एक मेटाफर है, अभी समझाऊंगा मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, अभी एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा। अब देखो, एक व्यक्ति है, आपने कभी लोगों को कहते सुना होगा, मुझे काफ़ी भूख लगी है, जैसे मानो कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हो। तो क्या किसी के पेट में एक्चुअल में चूहे कूद रहे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये बतलाना चाह रहा है कि उसको काफ़ी भूख लगी है। दूसरा है द सन इज़ ए ब्राइट, सन चमकीला है, सूरज चमकीला होता है, बिल्कुल। हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज सन, उसका स्माइल यानी उसकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है मानो कि सूरज चमक रहा है, ये इसका नॉन लिटरल मीनिंग हुआ। अगर टाइप्स की बात करें फिगर ऑफ स्पीच में, पढ़ेंगे अभी हम सिमली, एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखेंगे। पहला टॉपिक है सिमली, दूसरा मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, एलिट्रेशन, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपिया, आयरोनी। ये टोटल 8 अभी फिगर ऑफ स्पीच देखने वाले हैं एक एक करके। तो हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली होता क्या है? बिल्कुल इसको समझने के लिए सिमली को हम सिमिलैरिटी से समझ सकते हैं।
ए सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, यानी दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज का इस्तेमाल करके। यानी जहाँ भी जिस भी सेंटेंस में आपको लाइक और एज दिख जाए तो उसे फिगर ऑफ स्पीच सिमली कंसीडर करेंगे। देखो, हर स्माइल इज एज ब्राइट एज सन, उसकी स्माइल कैसे थी, मानो जैसे सूरज चमक रहा हो। ये देखो फोटो है ना, उसकी स्माइल कैसे थी, मानो जैसे सूरज चमक रहा हो। यहाँ पर कंपैरिजन एज और एज से किया गया, अभी जस्ट बताया। ये सेंटेंस सिमली कहलाएगा। जब भी किसी भी चीज़ का कंपैरिजन लाइक और एज के साथ किया जाए वो सिमली कहलाता है। ही इज़ एज ब्रेव एज लायन, वह कैसा है, वह किस तरह बहादुर है, मानो वो शेर के जैसा बहादुर है। यहाँ पर भी एज और एज आया, ये सेंटेंस सिमली है। द बेबी इज, देखो ये फोटो देख रहे हो है ना, वो इस तरह बहादुर है मानो कि वो शेर है, यानी वो शेर के इतना ही बहादुर है। द बेबी इज एज क्यूट एज बटन, जो बेबी हैं, बच्चे हैं, वो इतने क्यूट हैं कि मानो वो बटन है। तो यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है बेबी और बटन का कंपैरिजन एज के साथ, तो ये सेंटेंस सिमली है। सी स्विम्स लाइक ए फिश, वो ऐसे तैर रही है मानो जैसे मछलियाँ तैरती है, वो ऐसे तैर रही है मानो जैसे मछलियाँ तैरती है। यहाँ पर उनका तैरने का स्टाइल कंपैरिजन किया गया मछली के तैरने के स्टाइल से, और वो लाइक के साथ है, तो ये भी सिमली है। हर वॉइस इज एज स्मूथ एज सिल्क, उसकी आवाज़ इतनी स्मूथ है मानो कि सिल्क हो। एज अभी मैंने बताया सिमली वो होता है जहाँ पर एज लाइक या एज के साथ कंपैरिजन करते हैं दो अलग अलग चीज़ों की। जैसे यहाँ पर उनकी स्माइल का कंपैरिजन किया गया था सूरज के ब्राइटनेस से, वो ब्रेव है, लायन कितना ब्रेव है, यहाँ पर भी एज से कंपैरिजन किया था। वो स्विम कर पाती है, तैर पाती है मछली के जैसा, यहाँ पर कंपैरिजन किया था लाइक के साथ। यानी लाइक और एज जिस भी सेंटेंस में आपको मिल जाए वो सेंटेंस सिमली कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स क्यों बता रहा हूँ, डेफिनेशन से ज़्यादा आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अभी जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उसका जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देखेंगे आपके लिए वो फिगर ऑफ स्पीच समझना आसान होगा, इसलिए मैंने इसमें भर भर के एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो एग्जाम्पल पर फोकस करना, बाद में सारे फिगर ऑफ स्पीच को क्विज फॉर्मेट में डाला है, आपको खुद से आंसर देना है। देखो, द नाइट वाज ब्लैक एज कोल्ड, यानी रात कैसी थी, बिल्कुल कोयले के जैसी काली थी। कंपैरिजन हुआ है रात का और कोयला का, एज के साथ जुड़ा है। ही इट लाइक ए पिग, वो मानो कैसे खा रहा हो, सुअर के जैसा खा रहा हो, यानी उसे काफ़ी भूख लगी है। यहाँ पर लाइक के साथ, यानी उनके खाने का तरीका और पिग के खाने का तरीका का कंपेयर किया गया लाइक से, सिमली है। हर आइज स्पार्कल्ड लाइक स्टार, उसकी आंखें मानो कैसे चमक रही हो, तारे जैसे चमक रही हो। देखो ये फोटो में उसकी आंखें मानो तारे जैसी चमक रही हो, लाइक के साथ कंपैरिजन किया है उनकी आंखों का और तारे का। द कार इज एज फास्ट एज लाइटनिंग, कार मानो इतनी तेज है जैसे जितना तेज बिजली चमकता है। क्या एक्चुअल में कार उतनी तेज हो सकती है, बिल्कुल नहीं तेज हो सकती उतनी, लेकिन इन सेंटेंस को मतलब अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। एज के साथ कंपैरिजन किया गया। ही इज़ एज स्टबर्न एज मुल, यानी वो कितना जिद्दी है जितना एक खच्चर जिद्दी होता है। यहाँ पर भी उसका कंपैरिजन खच्चर से किया गया है और एज के साथ। जहाँ भी सेंटेंस में दो चीज़ दिखी आपको, लाइक के साथ कंपैरिजन किया गया दो चीज़ों को और एज के साथ कंपैरिजन किया गया है, उसे फिगर ऑफ स्पीच में सिमली कहते हैं। मेटाफर, देखो ये आपको हल्का फल्का सिमली जैसा मिलता जुलता नजर आएगा, लेकिन ये सिमली है नहीं। इसका डायरेक्ट कंपैरिजन करता दो चीज़ों को बिना लाइक और एज का। टाइम इज ए थीप, समय चोर है, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा है। ये नहीं बोल रहा टाइम इज लाइक ए थीप। अगर मैं यहाँ लिखूँ टाइम इज लाइक ए थीप, तो ये दूसरा सेंटेंस सिमली है क्योंकि कंपैरिजन हुआ, वहाँ पर लाइक आया है ना। समय कैसा, चोर जैसा है, तो यहाँ लाइक का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सिमली है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है, समय चोर जैसा नहीं बल्कि समय ही चोर है। कंपैरिजन किया गया है कि समय ही चोर है, टाइम इज ए थिप। तो ऐसे सेंटेंस मेटाफर में आते हैं, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन, दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, मानो वो चीज़ ही पहला चीज़ ही दूसरा हो। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये जो दुनिया है ये स्टेज है, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है। ही इज शाइनिंग स्टार, वो चमकता हुआ तारा है। यहाँ उसका कंपैरिजन डायरेक्ट किया गया है शाइनिंग स्टार से, ऐसा नहीं बोला गया ही इज
लाइक ए शाइनिंग स्टार, अगर ऐसा रहता ही इज़ लाइक ए शाइनिंग स्टार तो वहाँ पर लाइक इस्तेमाल हुआ तो वो फिर सिमिली हो जाता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है ना, वो ऐसा नहीं। हर वॉइस इज़ म्यूजिक टू माई ईयर, उसकी आवाज़ मेरे कानों में जैसे म्यूजिक हो, तो ये भी मेटाफर है। लाइफ इज़ ए जर्नी, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। लाइफ क्या है? जर्नी है। जीवन क्या है? यात्रा है। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता लाइफ इज़ लाइक ए जर्नी, वो सिमिली हो जाता। डिफरेंस समझो क्या? लाइफ इज़ लाइक ए जर्नी, अगर ये रहता, देखो यहाँ पर लाइक या एज आ जाएगा, यानी यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ है, बल्कि बताया जा रहा है लाइफ किसके जैसा है? जर्नी के जैसा है। यहाँ पर लाइक आ जा रहा, तो ये सेंटेंस सिमिली कहलाया। लेकिन अगर डायरेक्ट कंपैरिजन हो, लाइफ ही जर्नी है, तो मेटाफर कहलाया। यही अंतर है सिमिली और मेटाफर में। और भी ऑप्शन से देख, एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। ही हैज़ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर का है। यहाँ पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन, उसके दिल का कंपैरिजन स्टोन से किया जा रहा है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। द क्लासरूम वाज ए जू, डायरेक्ट कंपैरिजन, क्लासरूम जू है। मानो ऐसा नहीं बताया गया क्लासरूम जू जैसा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है क्लासरूम ही जू है। डायरेक्ट कंपैरिजन है दो चीज़ों का, क्लासरूम और जू का। हिज वर्ड आर ड्रैगर टू माई हार्ट, उनके शब्द मानो खंजर हो। डायरेक्ट कंपैरिजन, उनके शब्द खंजर हो। यहाँ ये नहीं बोला उनके शब्द खंजर जैसे हैं। द सिटी इज़ ए जंगल, शहर क्या है? जंगल है। डायरेक्ट कंपैरिजन। माई मेमोरी इज़ ए लिटिल क्लाउडी, मेरा ये बताना इस तरह चाह रहा है कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ चीज़ों को, यानी धुंधला है, मेरी यादें धुंधली है। यहाँ पर मेमोरी का कंपैरिजन क्लाउड से किया है डायरेक्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन कहलाता हमारा मेटाफर। और वहीं बात करें एज या लाइक के साथ जो जुड़े होंगे उन्हें कहलाएगा सिमिली। समझो पर्सोनिफिकेशन क्या है? तीसरा फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा पर्सन, इसमें एक शब्द आ रहा पर्सन। देखो पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो ह्यूमन क्वालिटी लाता है, एनिमल्स में, ऑब्जेक्ट में, आइडिया में। एग्जाम्पल के तौर पे द सन स्माइल डाउन ऑन अस, सूरज हम पर मुस्कुरा रही है। क्या देखो, क्या सूरज लिविंग बीइंग है? क्या सूरज लिविंग बीइंग है? बिल्कुल नहीं, सूरज लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन वो स्माइल कर रही है, यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड किया जा रहा है। नॉन लिविंग थिंग्स में जब भी ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड किया जाएगा, ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड किया जाएगा, उसे ही पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। द फ्लावर डांस इन द ब्रीज, जो फूल है वो डांस कर रही है हवाओं में। यहाँ फ्लावर नॉन ह्यूमन चीज़ है और उनका कंपैरिजन एक डांस करना एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है। तो डांस करना ह्यूमन क्वालिटीज़ है और फ्लावर नॉन ह्यूमन चीज़ें। नॉन ह्यूमन चीज़ों में ह्यूमन क्वालिटी डालना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। द थंडर रोड एंग्रीली, जो गर्जन है वो काफ़ी रोड कर रहा है, जैसे ह्यूमन क्वालिटी है ना, आदमी रोड करता है, चिल्लाता है। द क्लॉक स्टेयर एट मी, क्या कभी क्लॉक घड़ी किसी को स्टेयर कर सकती है? स्टेयर मतलब उनकी ओर टकटकी लगाकर देखना, ये ह्यूमन क्वालिटी है। स्टेयर करना ह्यूमन क्वालिटी है। तो यानी एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया में ह्यूमन क्वालिटी को दर्शाना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मैं बार बार इन शब्दों को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक मिनट। द लीव्स वेव्ड गुड बाय, पत्ते गुड बाय कर रहे हैं। पत्ते मानो ऐसे हाथ हिलाकर गुड बाय कर रहे हैं। पत्ता नॉन ह्यूमन चीज़ है, वेव करना ये ह्यूमन क्वालिटी है। वेव करना मतलब हाथ हिला के बाय करना, ये ह्यूमन क्वालिटीज़ है। और लीफ नॉन ह्यूमन चीज़ है। द मून वास्ट ओवर अस, मून हमें देख रही है। द फायर क्रैकल्ड हैप्पीली, द कार ग्रॉन्ड एज इट क्लाइम्ड टू द हिल। अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट द डोर, क्या अपॉर्चुनिटी नॉक कर सकती है? नॉक तो ह्यूमन करते हैं, यानी जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके दरवाजे पर नॉक कर रही है, यानी आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाओ। अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या? इसे बात ऐसे समझो, हाइपर मतलब होता है अधिक, है ना। किसी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी काफ़ी लंबी लंबी फेंकना, है ना। काफ़ी ऐसे चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताना या फिर लंबी लंबी फेंकना। एग्जाम्पल देखो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स। अच्छा, ये उसका मतलब ही है मैं इतना भूखा हूँ कि मैं पूरे के पूरे चीज़ों को खा जाऊँ। ईट ए हॉर्स मतलब ये नहीं कि घोड़े खा जाऊँ, ये कहावत है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं इतना भूखा हूँ कि मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं का इंग्लिश मीनिंग यही आता है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए हॉर्स।
मैं इतना भूखा कि मैं सारा कुछ खा जाऊं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ये बढ़ा चढ़ाकर बातों को एग्जैगरेट करके बताना हुआ। ही रन्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। कोई आदमी स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब जो लाइट की स्पीड होता है उससे तेज़ दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है जिस सेंटेंस में पता चले कि वो लंबी लंबी फेंक रहा हो, यानी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, उसे हाइपरबोले कहेंगे। आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम। मैंने तुम्हें लाखों बार कहा। क्या कोई व्यक्ति किसी को लाखों बार कह सकता है? कभी आपने टीचर्स को कहते सुना है कि तुम 1000 बार पूछोगे, मैं 1000 बार बतलाऊंगा, लेकिन तुम पूछो? ये बोलने की बातें होती है, ये सेंटेंस को मनोरंजन तरीके से बताने की बातें होती। क्या कोई शिक्षक 1000 बार बता सकता है? बिल्कुल नहीं बता सकता है। ऐसा सेंटेंस को ही हाइपरबोले कहते हैं। हर स्माइल वाज ए माइल वाइड, यानी उसकी स्माइल मानो इस तरह थी कि वो एकदम चौड़ा था, माइल वाइड था, माइल वाइड था उसकी स्माइल। द बैग वे ए टन। बैग का वजन टन था, 1000 किलो था। क्या किसी बैग का वजन 1000 किलो होगा? 1000 केजी हो सकता है क्या जो बैग लेकर चलता हो? आई एम डाइंग ऑफ थ्रस्ट। मैं प्यास से मर रहा हूँ। बड़ा चढ़ाकर सेंटेंस को बताया जा रहा है। द होल वर्ल्ड वॉज स्टेयरिंग एट मी। पूरी दुनिया मेरी ओर देख रही है। हम लोगों ने कहा होगा अगर मैं इस बार जॉब नहीं लूँगा तो सारी दुनिया मेरी ओर आस भरी निगाह से देख रही है। क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि सारी दुनिया आपकी ओर आस भरी निगाह से देखता हो? बिल्कुल नहीं। इन सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, उन्हें ही क्या बोलेंगे? हाइपर बोले। हिज ब्रेन इज़ द साइज ऑफ ए पी। उसका ब्रेन एक मटर के साइज का। ये भी बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जा रही है। आई क्राइड माई आई आउट। मैं इतना रोया कि मेरी आंखें बाहर आ गई। सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, हाइपर बोले। इट वॉज सो कोल्ड आई सॉ पोलर बियर वेयरिंग जैकेट। कभी आपने पोलर बियर को जैकेट पहनते देखा? ये बताना चाह रहा कि ये इतनी ठंडी, यानी ठंडी को, ठंड जो है उसको काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि इतनी ठंड है कि मानो पोलर बियर ने जैकेट पहन रखा हो। एलिट्रिशन क्या है? सिंपल है। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है बार बार, है ना, किसी सेंटेंस के फॉर्म में या किसी फ्रेज के फॉर्म में, उसे ही एलिट्रेशन कहते हैं। सबसे इजी है एलिट्रेशन याद रखना। ऐसे वो आपने एक कहावत सुना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। यही एलिट्रेशन है। इंग्लिश में देखो, पीटर पिकर पिक ए पैक ऑफ पिकल पेपर्स, यानी सारे सेंटेंस पी 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 से शुरू हो रहे हैं। इसे ही एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे सी सेल बाय द सी शोर, सारे सेंटेंस एस से शुरू हो रहे हैं। इसे ही एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन याद रखना आसान है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। बिजी बीज बस्ट बाय द ब्लूमिंग फ्लावर, इस सारे में बी रिपीट्स हो रहे हैं, इन सारे में ए रिपीट्स हो रहे हैं। द वाइल्ड विंड्स वेब्ड वाइडली, डब्ल्यू से शुरू हो रहे हैं सारे शब्द। फिर यहाँ पर भी देख लो एलिट्रेशन, यानी शब्दों का रिपीट होना, शब्दों के पहले वर्ड्स रिपीट हो, पहले लेटर्स रिपीट होना ही एलिट्रेशन कहलाता है। सिली स्नैक स्लिथर साइलेंटली, सारे में एस रिपीट हो रहे हैं। ऑक्सीमोरन, ये भी समझते हैं। एन ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट ए स्पेशल इफेक्ट टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडिया, यानी ऐसे दो अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड एक साथ आएंगे। अगर मैं यहाँ देखो तो बीटर स्वीट, बीटर मतलब कड़वा होता है और स्वीट मतलब मीठा होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, दोनों मिलाकर एक शब्द बना है ताकि किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को आसानी से बताया जा सके। जैसे इट वॉज ए बिटर स्वीट मोमेंट व्हेन ही लेफ्ट फॉर ए न्यू जॉब, ये उनके लिए बिटर स्वीट मोमेंट था जब वो नई जॉब के लिए गया, यानी पुरानी जॉब को छोड़ा और नई जॉब में स्विच किया। तो उनके लिए बिटर स्वीट मोमेंट इसलिए था, स्वीट इसलिए था क्योंकि वो नई जॉब को ज्वाइन कर रहा था, इसलिए ये मोमेंट उनके लिए स्वीट था। और बिटर कड़वा मोमेंट इसलिए था उनके लिए क्योंकि वो पुरानी जॉब को छोड़ रहा है। तो ऐसे शब्दों को ऑक्सीमोरन कहते हैं। द रूम वॉज फिल्ड विथ डिफेंसिंग साइलेंस आफ्टर द अनाउंसमेंट। रूम एकदम डीप और साइलेंस, दो अलग अलग शब्द एक साथ जुड़े हैं। हिज अफेयर वॉज एन ओपन सीक्रेट इन द ऑफिस, उन लोगों का अफेयर जो है वो ओपन सीक्रेट। एक बात बताओ, कोई अगर चीज़ अगर सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे है, अगर ओपन है तो सीक्रेट कैसे है? यानी सभी को पता है कि उन लोगों के बीच में कुछ अफेयर्स है, लेकिन वो बात सब हाइड करना चाहते हैं इंटेंशनली। तो ऐसे चीज़ों को ओपन सीक्रेट यानी ऑक्सीमोरन कहते हैं। दो अपोजिट वर्ड है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। सी टोल्ड मी टू एक्ट नेचुरली ड्यूरिंग द इंटरव्यू, उसने मुझे कहा कि तुम नेचुरली एक्ट करो इंटरव्यू के दौरान में।
एक्ट करने भी बोल रहा और बोल रहा नेचुरली करो। क्या ये दोनों शब्द अपोजिट नहीं है? मतलब नाटक भी करना और नेचुरली भी करना है। ऐसे ही शब्दों को ऑक्सीमोरन कहते हैं। zombies आर ऑफन कॉल्ड द लिविंग डेड। zombies को पराया लिविंग डेड भी कहा जाता है। अब देखो, लिविंग जिंदा, डेड मरा हुआ, दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक इसका लिटरल मीनिंग ना होके एक नॉन लिटरल मीनिंग निकल रहा है। दैट ड्रेस इज प्रीटी अगली, यानी अगली को डिफाइन करने के लिए प्रीटी आया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, यानी वो ड्रेस एकदम बिल्कुल बेकार था, वह ड्रेस बिल्कुल बेकार था। इनके लिए एक वर्ड आया प्रीटी अगली, यानी दो अलग अलग शब्दों से मिला के एक शब्द बना प्रीटी अगली, जो क्या कहलाता है? ऑक्सीमोरन कहलाता है। द मूवी वॉज awfully गुड डिस्पाइट द लो बजट। बताओ, यहाँ दो अलग अलग शब्द एक साथ आ रहे हैं। ही लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल मतलब होता है जो रियल नहीं हो वो वर्चुअल होता है, और रियलिटी आपने अभी एक नया टेक्नोलॉजी सुना होगा, VR, वर्चुअल रियलिटी, है ना। वर्चुअल मतलब होता है जो नॉन रियल है, और रियलिटी मतलब तो रियल ही होता है। दो अपोजिट शब्द हैं, जो कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द हैं, जिससे मिलकर एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है ताकि सेंटेंस को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ही सीरियसली फनी जोक केप्ट एवरीवन लाफिंग। क्या जोक फनी है और सीरियसली भी है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका लिटरल मीनिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम नॉन लिटरल मीनिंग में जाए तो ये सेंटेंस बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है। ओनोमेटोपिया समझते क्या होता है? ओनोमेटोपिया इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ थिंग्स, यानी वो वर्ड्स उन्हीं के नेचुरल साउंड से बना है। जैसे अगर बात करें बी की आवाज़, मधुमक्खी की आवाज़ बज बज ऐसा आवाज़ आती है ना, जब मधुमक्खी मंडरा रही होती है तो उनका आवाज़ ऐसा ही आता बज, है ना। और घड़ी की आवाज़ सुना होगा आप लोगों ने, टिक 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 टिक, यानी उन्हीं शब्दों से जो उन्हीं साउंड से जो शब्द बन जाते हैं उन्हें ही ओनोमेटोपिया कहते हैं। यानी साउंड से जो शब्द बन रहे हैं, जैसे ही नहीं होगा, द होगा। द बीज बर्स्ट इन द गार्डन। बी क्या कर रही? बर्स्ट कर रही है। जो शब्द है बर्स्ट, ये है, इन्हीं को कहते हैं हम ओनोमेटोपिया। द क्लॉक टिक्ड लाउडली इन द साइलेंट रूम, यानी क्लॉक के साउंड से ही जो शब्द बना है वही कहलाता है ओनोमेटोपिया। द थंडर बूम्ड। थंडर की आवाज़ कैसी है? बूम्ड, यानी जब बादल गरजता तो वो बूम्ड, फटने की जैसी आवाज़ आती है। द डोर क्रेक्ड एट स्लोली ओपेंड, यानी जब दरवाजे स्लोली खुलते हैं तो वो थोड़ा सा आवाज़ आता है। आपने वो भूतिया मूवी में देखा होगा ऐसा अक्सर। द कैट म्योड फॉर द फूड। कैट का साउंड जो होता है म्याओ म्याओ, उन्हीं से एक नया शब्द बना म्योड। और ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख लेना। द बेबी गीगल्स हैप्पीली। जब बच्चे मुस्कुराते हैं, खुशी में हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उन्हीं को गीगल्स बोलता है। हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है आयरोनी। आयरोनी क्या है? आयरोनी भी तीन तरह के होते हैं। पहले आयरोनी समझते हैं क्या होता है। आयरोनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर एक्चुअल मीनिंग इज अपोजिट टू द वर्ड यूज्ड। एक्चुअल मीनिंग बिल्कुल अलग होता है उनका, वर्ड इस्तेमाल जो होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, व्हेन समवन सेज व्हाट ए ब्यूटीफुल डे ड्यूरिंग स्टॉर्म। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कितना सुंदर मौसम है, लेकिन बाहर स्टॉर्म आ रही होती है, आंधी आ रही होती है, उसे बता रहा है कितना सुंदर मौसम है, इसी को तो आयरोनी कहते हैं ना। ये वर्बल आयरोनी हुआ, क्योंकि यहाँ बातों की बात की जा रही है। और सिचुएशनल आयरोनी क्या हुआ? जब ऐसा सिचुएशन हो जो उसका एग्जैक्ट अपोजिट हो। एग्जाम्पल के तौर पे, ये फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, ये सिचुएशन है। बताओ, जो फायर स्टेशन का काम है, जिस फायर स्टेशन का काम है वो शहर का आग बुझाए, वो खुद जल रहा है, तो ये आयरोनी हुई कि नहीं हुई? ये आयरोनी सिचुएशनल आयरोनी कहलाता है। तीसरा है ड्रामेटिक आयरोनी। इसमें कैरेक्टर को वो बात पता नहीं होती है जो बात पता ऑडियंस को होती है। बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा, इन ए स्कैरी मूवी द ऑडियंस नो द किलर इज इन द हाउस बट द कैरेक्टर वॉक इन एनी वे, है ना। इस भूतिया मूवी में हमने देखा कि भूत अंदर रहता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि इस वाले महल में चलो, यहाँ पर कोई नहीं है ना। यहाँ ड्रामेटिक आयरोनी ये कहलाता है। जैसे ए फायर स्टेशन बर्न डाउन, जो फायर स्टेशन था जो आग बुझाने का काम करता था वो खुद जल गया, ये सिचुएशनल आयरोनी कहलाया। प्लम्बर हाउस हैज लीकिंग पाइप। जिस प्लम्बर का काम है दूसरों के घरों में रिपेयर करना, पाइप्स के लीकेज को रिपेयर करना, उनके घर में खुद पाइप लीकेज कर रहा है, तो ये भी आयरोनी है, लेकिन ये सिचुएशनल आयरोनी है, क्योंकि यहाँ
सिचुएशन ऐसा आया जो इन चीज़ों को अपोजिट बना दिया। द पायलट हु इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट। बताओ, एक पायलट जिसका काम ही है ऊंचाइयों पर उड़ना, उन्हें ही हाइट से डर लग रहा है। ये भी आयरोनी है, सिचुएशनल आयरोनी। सेइंग व्हाट ए प्लेजेंट डे ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, है ना, बरसात के मौसम में या बिजली जब गरज रही हो तो उसे एक प्लीजेंट मौसम बताना ही आयरोनी है, वर्बल आयरोनी। पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, आई हेट सोशल मीडिया, है ना, ये अगर आई हेट सोशल मीडिया ये पोस्ट कर रहा सोशल मीडिया पर ही, ये तो वर्बल आयरोनी कहलाई। डेंटिस्ट विथ बैड टीथ, डेंटिस्ट जो सबके दांतों का ख्याल रखता है, उनका खुद का दांत एकदम बेकार है, गंदा है। तो ये दोनों बात एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इसे ही सिचुएशनल आयरोनी कहते हैं। ए पर्सन हु नेवर स्पीक्स पब्लिकली गिव स्पीच ऑन पब्लिक स्पीकिंग, एक व्यक्ति जो कभी आज तक पब्लिकली नहीं बोला हो और वो स्पीच दे रहा है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, ये सिचुएशनल आयरोनी हो गया। ए पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, बताओ पुलिस का काम है चोर से या डाकुओं से बचाना, लेकिन उनका ही स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन ही चोरी हो गया, ये सिचुएशनल आयरोनी हो गया। अब देखो, इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ही इज एज कनिंग एज फॉक्स, वो मानो वो कैसा चालाक है, वो लोमड़ी के जैसा चालाक है। यहाँ पर इस्तेमाल एज और एज का हुआ है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एज और लाइक से जो सेंटेंस का कंपैरिजन किसी दूसरे शब्दों से होता है उसे ही सिमली कहलाता है। हर माइंड इज ए कंप्यूटर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग प्रिसाइजली, यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है उसके माइंड का और कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन, या लाइक या एज नहीं बल्कि डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो उसे मेटाफर कहते हैं। द फ्लावर नॉड देयर हेड इन द जेंटल ब्रीज, यानी फ्लावर अपने सर हिला रही है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। हवा चलने की वजह से इनका गर्दन हिल रहा है, यानी अपने गर्दनों को हिला रही है हवा चलने की वजह से। क्या इसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड किया गया? बताया था थोड़ी देर पहले, ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड करना नॉन ह्यूमन चीज़ों में पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। द बुक वेज टन, बुक का वजन टन के बराबर है। टन मतलब 1000 kg। क्या किसी बुक का वजन 1000 kg हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, बातों को काफ़ी लंबी फेंके जा रहा है, तो इसे हाइपरबोले कहते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, राइट साइड में आंसर लिखे हुए हैं, आप आंसर को हाइड करो, खुद से फिर बनाने का ट्राई करो। एकदम इजी टॉपिक है, आप खुद से कर सकते हो। अगर ये PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल SSC आरंभ में, आप टेलीग्राम पर जाकर SSC आरंभ सर्च करना। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।